हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुर्बा हुआ अ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 56। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि खुशी को कुछ ऐसा पता चला था आर्या के बारे में जो कंफर्म करना चाहती थी शेख साहब से। तो वो शेख साहब को बुलाती है घर पर एंड वो ये दोनों हैं अब अंशिका के कमरे में और खुशी के कमरे में। और खुशी पूछती है शेख साहब से कि बताइए क्या बात है, मुझे सच पता चल गया है। और शेख साहब भी लाइक कि आखिरकार क्या सच पता चला। इसी दौरान इनकी कुछ बातचीत होती है और शेख साहब बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और यहाँ से जाने लगते ही हैं तब भी जब शेख साहब दरवाजे के पास जाते हैं तब भी खुशी का आवाज़ पीछे से आता है एंड शेख साहब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ये हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये थोड़ा सा ब्रीफ सा मैंने आपके लिए बता दिया। इससे आगे शेख साहब अपनी जगह पर खड़े होते एंड शॉक में है कि खुशी ने ये क्या बोला। खुशी उनकी तरफ टर्न होती है, शेख साहब अभी भी उसी तरफ देख रहे हैं और खुशी चलते हुए उनके पास जाती है और वो बोलती है कि मैं आज आर्या के कमरे में गई थी। वही आर्या जो आपकी बिजनेस मतलब हमारी बिजनेस पार्टनर है, जिस आर्या को आपने इंट्रोड्यूस करवाया था मीडिया के सामने। हाँ, उसी के पास गई थी। तो बताइए शेख साहब, जो आर्या के चेस्ट पर जो टैटू है वो क्यों है? शेख साहब थोड़ा सा लाइक फिर से अपने दिमाग में सोच रहे थे कि इसी कैसे पता चला कि इसके वहाँ पर टैटू है, इसलिए शेख साहब वहाँ खड़े हो गए थे। शेख साहब अब टर्न होते खुशी की तरफ और बोलते कि अब तुम्हें कैसे पता कि उसके वहाँ पर टैटू है? खुशी बोलती है क्या ये इम्पोर्टेंट है शेख साहब कि मुझे कैसे पता चला कि वहाँ पर टैटू क्यों है? शेख साहब बोलते अपनी अपनी मर्जी होती है, किसी को टैटू रखना है किसी को नहीं रखना, किसी को कहाँ करवाना है अपनी बॉडी पर, ये उसकी मर्जी है ना ही कि मेरी मर्जी। सो हाउ डू आई एक्सप्लेन सच थिंग टू यू? खुशी बोलती आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सब कुछ तो आपको ही पता है। शेख साहब एक हताशा वाला गहरी सांस छोड़ते और बोलते व्हाट, तुम्हें अभी भी लगता है कि आर्या अंश है? शेख साहब अब चलते 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 उस पेंटिंग की तरफ जाते हैं। और कौन सी पेंटिंग आपको तो पता है, घर वालों की सबकी एक पेंटिंग है ब्लैक एंड वाइट वाली, आर्या के रूम में एक बड़ी वाली फ्रेम, उसके पास जाता है एंड उस तस्वीर को देखने लगते हैं और बोलते हैं आर्या और अंश भले ही दिखने में इतने सिमिलर है बट दोनों एक कैसे हो सकते हैं? देन खुशी जाती है शेख साहब के पास और बोलती है एक्टिंग एक्टिंग भी तो कर सकते हैं। और जो इंसान इतने साल लड़की हो के लड़का होने की एक्टिंग कर सकता है वो मेरे सामने क्या किसी के सामने भी अंशिका से आर्या बनने की एक्टिंग तो कर ही सकता है। इतना टैलेंटेड तो वो है ही। और वो खुशी भी उस तस्वीर के अब सामने, ये दोनों साथ साथ खड़े हैं। स्टिल अभी गुस्सा है खुशी, गुस्से में ही बात कर रही है शेख साहब से। और खुशी आगे बोलती है और मुझे पता है जो टैटू वहाँ पर बना है ना, गोली वहाँ पर ही चली थी और उस गोली के निशान को छुपाने के लिए आपने वो टैटू वहाँ पे बनवाया होगा। टैटू कोई भी देखे वो निशान पहचान ना पाए। और ये मेरा दिल, उसका क्या? जब भी आर्या मेरे पास होती है मुझे अंशिका मेरे पास होने का एहसास होता है, मेरे साथ होने का एहसास होता है। ये एहसास को मैं ठुकरा नहीं सकती शेख साहब, इस फीलिंग को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, इस फीलिंग को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। अपना ही प्यार अपने सामने होकर उसे दूर रहना, उससे अनजान की तरह बिहेव करना, इट दैट सिंपल। बोलिए शेख साहब, ये इतना आसान है? शेख साहब एक खुशकी भरी स्माइल लेते हैं, हंसी लेते हैं और बोलते हैं कि देखो खुशी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है और ये गलतफहमी ही है
वो आर्या अंशिका नहीं हो सकती, तो जल्दी से जल्दी जो भी गलत फहमी है वो दूर निकाल के फेंक दो। अब खुशी एक खुशखबरी स्माइल लेती है और जाती है ड्रॉर के पास। ड्रॉर से कुछ कागजात बाहर निकालती है और शेख साहब के हाथ में सौंप देती है और आगे इनकी कॉन्वर्सेशन बढ़ती है। खुशी बोलती है शेख साहब से कि ये लीजिए, आपको लगता है ना कि मुझे लग रहा है कि ये अंशिका नहीं है, और ये जो आप ढोंग कर रहे छुपाने का मेरे साथ जो भी हो रहा है ये आई नो, कोई भी ये चाहेगा ना कि अपने बच्चे को सेव कर ले, और मैं भी तो यही चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि अंशिका जेल में जाए या फिर किसी और मसले में उनका नाम आए। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मैं और वो एक साथ रहे हमेशा के लिए। शेख साहब पूछते हैं खुशी से कि ये क्या है। खुशी बोलती है कि आपने अभी ओपन नहीं किया, मैंने आपके तरफ ओपन करने के लिए दिया है, देखिए खोल कर देखिए क्या है इसमें। शेख साहब वो ओपन करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप सा था, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स, एंड उस डॉक्यूमेंट्स में एक रिपोर्ट थी, एंड गेस व्हाट, वो रिपोर्ट थी एक डीएनए टेस्ट की जो खुशी ने आर्या का करवाया था। एंड गेस व्हाट, यस, वो डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव ही आई थी। शेख साहब को ये देख के धक्का लगता है। शेख साहब 2-4 कदम पीछे जाके जो चेयर थी उस पर बैठ जाते हैं एंड उसी रिपोर्ट की तरफ देखते हैं। तो मिस्टर से पर्दा उठ तो गया, पर क्या आप लोगों को लगता है कि शेख साहब को ये पता नहीं होगा कि वो आर्या है या अंशिका है? चलो देखते हैं आगे। खुशी अपनी बात आगे करती है। हाँ, पता था आपको भी ऐसा ही शौक लगेगा, मुझे भी लगा था कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। आपने ही नहीं, सब लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि अंशिका अभी जिंदा है। मेरी अंशिका जिसमें मेरी रूह बसती है, वो ऐसे तो मुझे रास्ते में अकेला छोड़ के नहीं जाएगी। इस वक्त खुशी की आंखों में थोड़े आंसू थे, नम हो गई थी खुशी की आंखें, नम हो गए थे उसके इमोशन, दुख रहा था खुशी का दिल। फिर वो अपनी बात आगे करती है कि आई नो शेख साहब, आपको डर लग रहा होगा ना कि अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं पुलिस में बता दूंगी या फिर से वही होगा, है ना। मुझे पता ही था, आप सबको ऐसे ही लगा था। ऐसे बोलते बोलते खुशी जाती है शेख साहब के पैरों की तरफ और वहाँ जाके बैठ जाती है। शेख साहब के नीज की तरफ अपना हाथ रखती है वो और बोलती है आगे, मैं भी नहीं चाहती थी उस दिन वैसा हो, और ना ही ये मेरे ऑर्डर थे। मुझे एट अ सेकेंड जब मैं अंशिका के लिए फूल लेके गई, वहाँ खड़ी थी, उनसे इजहार किया अपने प्यार का, तभी मुझे कॉल आया एंड तभी मुझे पता चला कि ऊपर से ऑर्डर है अंशिका को अभी के अभी गिरफ्तार करने की। और जैसे ही ये बात बोली, मैं मेरे सेंसेस में नहीं थी शेख साहब। उस वक्त मेरा हाल क्या था ये मैं जान सकती हूँ, और कोई नहीं जान सकता। मैं उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहती थी, कैसे ना कैसे करके अंशिका को मैं बाहर निकाल ली थी शेख साहब उस चीज़ से। और शुरू से जब से मुझे उनसे प्यार हुआ है, मेरा यही मोटिव था कि किसी तरह इनको मैं बदल सकूं, और जो कारनामे इनने किए हैं उसे वहीं पर रोक दूं और उनको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मैं उत्साहित कर सकूं। बस यही मोटिव था मेरा। पर आपने तो मुझे मेरी स्टोरी का विलन बना दिया। आपने ही नहीं, मैंने खुद ने मुझे विलन माना शेख साहब। क्योंकि जिस इंसान से आप इतना प्यार कर सकते हो, आपके ही हाथों अगर उसकी मौत हो जाए, वो ज़िंदगी नरक से कम नहीं होती शेख साहब, कम नहीं होती। ये साल का हर एक दिन मुझे उतना लंबा लगता था जितना एक साल हो। कोई भी अगर उस चीज़ के बारे में बात भी कर रहा हो तो मुझे खुद से और ज़्यादा नफरत हो जाती थी। इवन कि मैंने सोच भी लिया था कि मैं वो जॉब नहीं करूँगी, पर
मेरी माँ के बारे में क्या, उनको भी तो ठीक करना है मुझे, और ये सब मैंने किया है। तो क्या लगता है आपको मैं इस घर में रुक सकती थी? आप लोगों को मैं मेरा चेहरा कैसे दिखाती शेख साहब, कैसे? जबकि मैं खुद को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही थी, खुद को, खुद की नज़रों में मैं इतना गिर चुकी थी, तो मैं आपको और बाकी लोगों को कैसे फेस कर पाती? तभी मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया और चली गई। फिर नहीं आई कभी इस घर में, नहीं मुड़ के देखा इस घर को मैंने। बस आप लोगों की यादें, अंशिका की यादें लेके चली गई थी मैं मेरी ज़िंदगी काट रही थी शेख साहब, ज़िंदगी का हर एक दिन काट रही थी, और यही सोच रही थी कि कब कब मेरी मम्मा ठीक हो और मैं मेरी अंशिका के पास चली जाऊँ। पर ये प्रकृति को इतनी जल्दी मंजूर था नहीं मेरी मम्मा का ठीक होना। कस ये जानते थे ना कि मेरा प्यार वापस मेरे पास लौट कर ज़रूर आएगा। एंड हाँ, इस बार मैं आपको बता दूँ, मैं नहीं जाने वाली दूर। आते हैं शेख साहब पर। खुशी ये वार्तालाप कर रही थी। शेख साहब थोड़े इमोशनल हो गए थे, फिर भी शेख साहब के अंदर थोड़ा गुस्सा आता है एंड शेख साहब वो कागजात हैं वो फेंक देते हैं एंड खड़े होते अपनी जगह से और बोलती कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ तुम, मैं तुम पे अब ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं ट्रस्ट। तुमने ही अंशिका की जान लेने की कोशिश की है। एक बार हमने चांस लिया ना, दिया था ना तुम्हें चांस, तुमने ऐसा कर दिया। अब हम कैसे तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा ये, हम तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। खुशी बोलती प्लीज़ शेख साहब एक बार ट्रस्ट करके देखिए, मैं सच बोल रही हूँ, इस बार मैं अंशिका को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं, इवन दो कि मेरी जान चली जाए, पर इस बार उन्हें कोई भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। शेख साहब, पर मेरी अंशिका मुझे लौटा दीजिए शेख साहब, प्लीज़। शेख साहब बोलती तुम झूठी हो, एक नंबर की झूठी हो, और मुझे इस बात का रिग्रेट होता है कि मेरी बेटी ऐसी कैसे हो सकती है। न्यू ट्विस्ट अनलॉक गाइस। जी हाँ, शेख साहब सच बोल रहे हैं, और वर्ड भी ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है मेरी बेटी, मतलब समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्सेशन में। खुशी शॉक, मेरी बेटी, ये शब्द सुनकर। पर खुशी को लगता है कि शेख साहब ये बोल रहे कि मैं उसको, मतलब शेख साहब खुशी को बेटी जैसा मानते हैं। तो खुशी भी बोलती कि हाँ पता है मुझे कि आप मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं। शेख साहब देखते खुशी की तरफ और बोलते हैं बेटी जैसी नहीं, तुम मेरी खून हो, तुम्हारे रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। पर मेरा खून इंसानों को परखना नहीं जानता वो। अगर जानता तो उस दिन ऐसा कभी नहीं होता। उस दिन पता है क्या हुआ? तुम्हारी उस हरकत से अंशिका का बरसों पुराना मिशन, बरसों पुराना एक ख्वाब उसी दिन टूट गया। कितना करीब थी वो, कितना करीब थी वो, इतना करीब थी वो कि ऐसा लग रहा था कि उसने पानी को अपने हाथ में रोक लिया है, एक मुट्ठी में। पर तुमने सब खत्म कर दिया। वो पानी जैसा हाथ से छूटता है ना, वैसे ही अंशिका का वो ख्वाब हाथ से छूट गया उस दिन। और तुम्हें पता है भी है कि वो ये सब क्यों कर रही थी? चलो मेरी बेटी हो ना आज, मैंने तुम्हें बता दिया ना कि तुम मेरी बेटी हो, तो ये भी सुनो। पता है तुम्हें, तुम्हारी माँ जो बोलती थी कि तुम्हारे पिता एक पुलिस ऑफिसर थे, पता है वो कौन था? मैं ही था। मैं भी तुम जैसा ही एक पुलिस ऑफिसर था, ईमानदार, बहुत ज़्यादा ईमानदार। बदले में मुझे मिला क्या मिला? मेरे ईमानदारी से धोखा। कोई नहीं आया बचाने, कोई नहीं। मेरा घर टूट गया। और ये अंशिका, पता है ये कौन? चलो गाइस एक छोटे से फ्लैशबैक में जाते हैं। अंशिका, उसकी मॉम, उसके डैड और उसका छोटा भाई। वो छोटा इतना था जितना कि 3 साल का बच्चा, और अंशिका थी 9 साल की बच्ची। बहुत खुश फैमिली थी उनकी, एक बिजनेसमैन की बेटी थी, और बचपन से ख्वाब देखा था कि
मैं ही पापा जैसे ही बिजनेस वूमेन बनूंगी, और पापा जैसे नहीं, पापा से भी ज़्यादा बड़ी बिजनेस वूमेन बनूंगी और पापा का नाम रोशन करूंगी। ऐसा अंशिका का ख्वाब। अंशिका के डैड करण, करण मेहरा, और उसकी मॉम दिया। बहुत खुश फैमिली। क्या तुम्हें याद है खुशी, तुम्हारे पास बचपन में एक लड़की आती थी? हाँ हाँ, तभी जब तुम पार्क में खेलने जाती थी। पता है वो कौन थी? अंशिका। फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। खुशी खेल रही थी स्लाइड से, और जैसे वो स्लाइड पर चढ़ रही थी तो वो गिरने वाली थी, और गिरने वाली थी तो पीछे से अंशिका आती है और उसे पकड़ लेती है, और जैसे पकड़ लेती है तो खुशी बहुत लाइक रोने वाली ही थी, बट अंशिका उसे कुछ भी करके चुप करा देती है और बोलती कि कोई नहीं, ऊपर जाओ, मैं हूँ, और जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और ये बात खुशी जाके अपने पापा को बताती थी। खुशी थी 5 साल की। तो ऐसे ही हर रोज़ अंशिका जाती थी उस पार्क में उसी टाइम पर जब खुशी वहाँ पर आती थी, और जब भी खुशी को कुछ चोट लगती थी या खुशी गिरने वाली थी, अंशिका खुशी को बचा लेती थी आग के, और हमेशा यही बोलती थी कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तब तक तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं। पर एक दिन खुशी की ज़िंदगी से वो अंशिका गायब हो गई। गायब इन सेंस कि उसका कोई पता नहीं, क्योंकि खुशी को उसका घर पता नहीं था, खुशी को कुछ पता नहीं था। और ऐसे ही महीने बीत गए, अंशिका खुशी को मिलने गई नहीं उस पार्क में, और उसके बाद ना ही अंशिका खुशी से मिली कभी, ना ही उसके सामने आई कभी, और ना ही खुशी अंशिका से मिल पाई। तो खुशी बोलती कि हाँ शेख साहब, आपको कैसे पता उस अंशिका के बारे में? क्या आप मुझे स्टॉक कर रहे थे? आपने मुझ पर नज़र रखी थी? शेख साहब बोलते खुशी को, मैंने तुम्हें अभी बोला कि तुम मेरी बेटी हो, और तू मुझे बोल रही मैं तुम पे नज़र रखता था। ये बातें तुम मुझे आके बताती थी, और हाँ तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की, ये हमें भी पता है। एंड आई नो कि तुम्हें लग रहा होगा कि हमें कैसे पता, क्योंकि तुम्हारे पापा तो चले गए थे तब भी, उसी दौरान हालात ने मजबूर कर दिया था मुझे। और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी जो माँ है, तुम जिसे माँ मानती हो, वो तुम्हारी माँ नहीं, वो तुम्हारी मासी है। उन्हीं के पास में तुम्हें छोड़ के गया था तभी, क्योंकि तब कुछ ऐसा हुआ था कि हम दोनों की लाइफ नहीं, हम चारों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। मैं, तुम, समीक्षा, अंशिका और रुद्र भी। उस दिन अंशिका की फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि उस दिन अंशिका की मॉम डैड की मैरिज एनिवर्सरी थी। बहुत गेस्ट को बुलाया था, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, और उस पार्टी में अंशिका के पापा का दोस्त चौहान, जिसे अंशिका बहुत मिन्नतों से ढूंढ रही थी पर मिल नहीं रहा था, वो साला, उसी की वजह से सब हुआ है। उस रात सभी गेस्ट चले गए, सिर्फ रहा चौहान, और तब चौहान ने अपना असली रूप दिखाया। चौहान एक पॉलिटिशियन था, बहुत से गुंडे उसके अंडर काम करते थे। उस रात उस चौहान ने सारे गुंडों को जो उसके अंडर काम करते हैं बुला लिया था उस घर में, वो बड़े घर में। एंड देन पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, वो तो एक अच्छा दोस्त था ना अंशिका के पापा का, पर उसने अंशिका की मॉम को और अंशिका के डैड को, दोनों को जान से मार दिया। और जब ये मार रहा था ना, अंशिका ऊपर से देख रही थी, बिकॉज अंशिका के मॉम ने उसे इशारा करके चुप करने को कहा था कि कुछ ना बोले। उन लोगों ने अंशिका के मॉम को और अंशिका के डैड को इतने बेरहमी से मारा। चौहान ने अंशिका के डैड पे बिट्रे किया, धोखा दिया, और ये सब अंशिका रिकॉर्ड कर रही थी फ़ोन में। और जब उसकी चौहान की नज़र अंशिका पर पड़ी तो चौहान के गुंडे अंशिका के पीछे दौड़ा दिए। अंशिका ने अपने भाई को कैसे तैसे करके घर के पीछे खंडर जैसी जगह पे छुपा दिया, और अंशिका खुद भागती भागती उस रोड से, एक छोटी बच्ची जो डरी भी है और रो भी रही है, जिसने अभी अभी अपने माता पिता को खो दिया, और जिसे इस दुनिया की और उनके
नियत की कोई जानकारी नहीं। वो बस रास्ते से दौड़ती दौड़ती जा रही थी, रो रही थी। और जैसे ही अंशिका के पीछे वो गुंडे उसका पीछा करते करके उससे पीछे आ रहे थे, तो अंशिका जंगल में चली गई। और जंगल के रास्ते से उस छोटी बच्ची पुलिस स्टेशन में पहुंची थी उस दिन। और मैं नाइट शिफ्ट पे था, क्योंकि उस दिन बहुत काम था और मुझे भी बहुत काम दिया गया था, तो ओवर टाइम मुझे करना था। वो भागती भागती लड़की, जंगल से भागती लड़की गिरी पड़ी, संभली, उसे चोटें आई थी, उसके सिर से, उसके हाथ पैरों से खून आ रहा था। और ऐसी लड़की जब मैंने देखी मेरी पुलिस स्टेशन में, मैं घबरा गया कि इस बच्ची के साथ ये क्या हुआ। और जब मैंने पूछा उससे, वो काँप रही थी, उसके होठों से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था खुशी। वो मुझे बस बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे मॉम डैड को बचा लो, वो लोग उन्हें मार देंगे, प्लीज़ पुलिस अंकल बचा लो मेरे डैड को, मेरी मॉम को, वो लोग घर पे उन्हें मार रहे हैं। और वो फ़ोन उसने मेरे पास दिखाया और बोला कि ये देखिए अंकल, अगर मेरी बात आपको झूठ लग रही है, ये मेरे पास सबूत भी है, प्लीज़ अंकल चलिए बचाइए मेरे मॉम डैड को। तो मैं उस बच्ची को लेकर उनके घर तक गया। तब तक चौहान के गुंडे वो अंशिका को ढूंढ नहीं पाए थे, तो थक हार कर वो चले गए। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उस पूरे घर को आग लगा दी गई थी, पूरा घर जल रहा था। और उस कोने में जहाँ पर अंशिका ने अपने भाई को छुपा रखा था, वहाँ पर एक बच्चा बहुत रो रहा था, डर रहा था, सहम गया था वो बच्चा, और बस रो रहा था, दीदी आ जाओ, मम्मी आ जाओ, पापा पापा मुझे डर लग रहा है, ऐसे वो रो रहा था। अंशिका पूरी टूट गई थी वहाँ पर। अंशिका बहुत ज़ोरों से रो रही थी। वो अंदर भागने की कोशिश कर रही थी उसके मम्मी पापा को बचाने की, पर वो घर इतनी बुरी तरीके से जल गया था कि वो अंदर भी नहीं जा सकती थी। मैंने उसे रोक के रखा कि बेटा मत जाओ अंदर। तो अंशिका को ऐसे तैसे करके मैंने संभाल लिया, पर उसका भाई जो रो रहा था, उसकी आवाज़ मेरे कान में आ रही थी, तो मैं वहाँ पर गया और उस बच्चे को वहाँ से निकाल। अंशिका और रुद्र दोनों ही उस रात इतने रो रहे थे। एक मिनट में उनकी फैमिली जो इतनी हैप्पी रहा करती थी, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम रखने वाली फैमिली ऐसे टूट के बिखर गई। तब उस रात मैं इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके गया और FIR दर्ज करवा दी, और उन दोनों बच्चों को छुपा दिया था मैंने एक बेसमेंट में, बिकॉज़ मैं इस दुनिया पे भरोसा नहीं कर सकता था। और हाँ, हुआ भी गया वही जिस चीज़ का मुझे बहुत डर था। मैं अंशिका को इंसाफ नहीं दिला पाया, खुशी नहीं दिला पाया। सबूत भी हमारे हाथ में थे, फिर भी हम जीती हुई जंग हार गए। हम जीती हुई जंग हार गए। उस सबूत को मेरे हाथों से लेकर हमारे DSP साहब ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड वो ओरिजिनल कॉपी थी, उसकी और कॉपी नहीं थी। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उन गुंडों को ढूंढा, उनको जेल में लॉक किया, उनको मारा, उनको इतना पीटा, फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहे थे। और मैंने तो देखा था कि चौहान मार रहा है उन्हें, मैंने भी मेरे आंखों से देखा था, पर फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। और ऐसे ही एक दिन मुझे लग रहा था कि अगर मुझे ये जंग जीतनी है तो मुझे मेरी फैमिली को मुझसे दूर करना होगा। तो मैंने वही किया। तुम्हें तुम्हारी मासी के यहाँ छोड़ आया जब तुम सोई हुई थी, और तब मैं तुम्हारे सामने आखिरी बार तुम्हारे पापा के रूप में था, क्योंकि उसके बाद जो होने वाला था वो मैंने भी नहीं सोचा था। उसी रात को जब मैंने तुम्हें तुम्हारी मासी के यहाँ छोड़ा, तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को दूसरी जगह पे रखने का प्लान बनाया था।
तुम्हारी माँ को और तुम्हारी बहन को, तुम्हारे बड़े मामा और तुम्हारे छोटे मामा के वहाँ पर, क्योंकि तब भी मैं ये जंग लड़ सकता था तुम लोगों को सेव करके। मैं, तुम्हारी बहन और मेरी बीवी, तुम्हारी माँ उस रात जा रहे थे जंगल के रास्ते से। बहुत अंधेरा था उस रात। तभी हमारे सामने एक कार आके रुकती है और फायरिंग करने लगती है। मैंने तुम्हारी बहन को एक जगह का नाम बताया और गाड़ी को तेज़ भगा के जो कार हमारे सामने थी उससे बच निकल के आगे जाके तुम्हारी बहन को गाड़ी से हल्के से पुश कर दिया नीचे, और वो उसे बोला कि तुम यहाँ पर पहुँच जाओ। तो वो डर रही थी। बच्ची तो छोटी ही थी, अंशिका जितनी, पर फिर भी मेरी बेटी थी ना वो, हिम्मत वाली। तो वो भी हाँ करके वहाँ से जंगल के रास्ते से चली गई। थोड़ा आगे जाके मुझे और तुम्हारी माँ को 10-12 गाड़ियों ने घेर लिया, और उस रात तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ, ऐसा बोल के शेख साहब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते। उनके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, और खुशी भी रो रही थी, उसके आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। ये सुनते सुनते खुशी शेख साहब के पास जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था ना कि वो उसके डैड है, और उसके डैड उसके सामने ऐसे ही रोए फूट फूट के। कोई बच्चा सहन नहीं कर सकता। तो वो जाके उनके आंसू पोंछ रही थी, पर शेख साहब के आंखों से आंसू गिरने का, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शेख साहब आगे बताते हैं, उस रात वो गुंडे, वो चौहान तुम्हारी माँ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करे मेरे आंखों के सामने, मुझे तड़पा रहे थे। मेरी पत्नी को मेरे आंखों के सामने, मेरे प्यार को मेरे आंखों के सामने वो लोग हरास्ट कर रहे थे। एक एक करके सभी गुंडों ने, कम नहीं थे, लगभग 17-18 सारे ही गुंडों ने मेरी पत्नी के साथ वो चीज़ की मेरी आंखों के सामने, और उसके ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट पे उन्होंने कट लगाए थे। वो ब्लीड कर रही थी, उसकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी, और मुझे बाकी गुंडों ने पकड़ लिया था, मुझे भी मार रहे थे। ऐसी हालत में वो चौहान मेरे पास आता है और मेरे लेफ्ट लेग को अपने पैरों से तोड़ देता है। और वो सारे गुंडे उस रात मुझे इतना मारते, उस अधमरी हालत में मुझे और मेरी बीवी को वहाँ छोड़ के चले जाते। मेरा पैर मुझे साथ नहीं दे रहा था, मेरा माइंड मुझे साथ नहीं दे रहा था, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे साथ नहीं दे रहा था, पर फिर भी सरकते मैं मेरी बीवी के पास गया। पर जब मैं तुम्हारी माँ के पास पहुँचा ना खुशी, उसके यही अल्फाज थे आखिरी, कि तुम कभी हार मत मानो, और इस दरिंदे को सज़ा तुम दिलवाओगे। और ऐसा बोल के तुम्हारी माँ ने मेरे सामने अपने प्राण छोड़ दिए। वो गुंडे और वो चौहान तो वहाँ से चला गया था, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने मुझे ज़िंदा रखा। तो अब ज़िंदा रखा है ना, बदला तो लेके रहूँगा, सिर्फ मेरा नहीं, अंशिका का भी। और शेख साहब बहुत ज़ोर से वहाँ पर अपने घुटनों पे बैठ के रोते हैं, और खुशी से बोलते हैं कि सिर्फ मेरे साथ ही गलत नहीं हुआ, उस बच्ची के साथ भी गलत हुआ है, समीक्षा के साथ भी गलत हुआ है। उस दिन के बाद हम बॉम्बे शिफ्ट हुए। मेरा ये जो पैर तुम देख रही हो ना, जो मैं लंगड़ा के चलता हूँ, उसी की देन है, उस चौहान की। पर अब वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता, या तो मैं रहूँगा या फिर वो रहेगा, ये मैंने ठान लिया था। और इस चीज़ में मेरे साथ वो खड़ी थी, अंशिका। बॉम्बे में आके हमने हमारा सर्वाइवल कैसा किया है। एक तो घर नहीं था हमारे पास, मुझे सस्पेंड कर दिया गया था। मुझे लगा कि सिर्फ 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, पर उसके बाद जो खेल शुरू हुआ,
उन्होंने मेरी रोटी कमाने का ज़रिया भी मुझसे छीन लिया। और तब मुझे पता चला कि ईमानदार होने की कितनी बड़ी कीमत होती है। तब से मैंने ईमानदारी छोड़ दी। यहाँ पे आके हमने एक छोटी गैंग में शामिल हुआ। रुद्र को और समीक्षा को अनाथ आश्रम में डाल दिया था और मैं और अंशिका यही जंग लड़ रहे थे बाहर के लोगों से, क्योंकि हम उस बदले की आग में जल रहे थे, हर दिन जल रहे थे। तो फिर छोटे छोटे डॉन से लेके बड़े बड़े डॉन तक कांटेक्ट बना लिया और ऐसे करते करते हम पहुंच गए यहाँ पर। समीक्षा बड़ी हुई, रुद्र बड़ा हुआ, अंशिका बड़ी हुई और मैं बड़ा हो गया। पर उस चौहान का कोई पता नहीं चल रहा था। पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया था। 10 साल पहले अब जाके मिला है, 1 साल पहले। तो अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और उसके साथ जो जो गुंडे थे ना, हर एक गुंडे को अंशिका और मैंने ख़त्म कर दिया। बचा है सिर्फ वो, और उस दिन वो बचता भी नहीं। अगर तुम्हारी पुलिस फोर्स वहाँ पर आ जाती, पता नहीं क्यों जब भी कोई अच्छा इंसान रिवेंज लेना उतर जाता है ना, तब भी पुलिस बीच में आ जाती है। उससे पहले उनको किसी के भी गुनाह दिखते नहीं है। और आजकल पुलिस ईमानदार बन गई है। सच में? क्या ये भी पैसे के लिए कर रही है? रिश्वतखोर, रिश्वत ली होगी किसी से, तभी तुम्हें ऊपर से ऑर्डर आए होंगे। क्योंकि मेरे गिड़गिड़ाने से, मेरा एक पुलिस होने से भी अगर मैं किसी को इंसाफ नहीं दिला पाया ना, तो मैं एक रईस गुंडा बनकर मेरा रिवेंज पूरा करूँगा। और सिर्फ मेरा नहीं, उस बच्चे का भी, जिसका बचपन उस गुंडों ने उससे छीन लिया, जिसका बचपन से का प्यार जो वो डिज़र्व करती थी अपने मॉम डैड से, वो उससे छीन लिया। जो उसका घर उसका था वो छीन लिया, जो प्रॉपर्टी उसकी थी वो छीन ली, सब कुछ छीन लिया। ऐसे बोलकर शेख साहब है, वो अंश के रूम में एक सीक्रेट रूम है। आपको पता होगा, मैंने बताया है। उस सीक्रेट रूम में खुशी को लेकर जाता है और जैसे ही ये दोनों एंटर करते हैं, वहाँ पर उसके मॉम डैड की एक तस्वीर होती है और बाकी जो तस्वीरें होती हैं वो होती है खुशी की। तब से लेके आज तक की खुशी के सारे छोटे छोटे, सारे हैप्पी वाले, सैड वाले सारे मोमेंट उन तस्वीरों में होते हैं। और शेख साहब भी खुशी को दिखाते हैं और बोलता है, क्या तुम्हें पता है अंशिका तुमसे कितना प्यार करती है? बचपन से लेके आज तक खुशी, अंशिका ने तुम्हें सारी मुसीबतों से बचाया है। तुम्हें पता है तुम्हारे बर्थडे पे कौन केक भेजता था अननोन पर्सन? अंशिका ही थी। तुम्हें पता है जब भी तुम्हारी किसी से लड़ाई होती थी और तुम रोते रोते घर पे जाती थी, और फिर जो उस इंसान से तुम्हारी लड़ाई हुई है वो इंसान तुम्हारे घर आके तुमसे माफ़ी मांगता था। पता है कौन करता था? अंशिका। और ये पता है तुमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और उस दिन तुम्हें किसी ने बहुत चॉकलेट्स और फूल भेजे थे। पता है किसने भेजे थे? अंशिका ने। और ये मैं कैसे जानता हूँ? ये तुम्हें पता है? बस तब मैं अंशिका के साथ ही होता था। और उस दिन जब अंशिका के पीछे पुलिस लगी थी, उस दिन पता है अंशिका कहाँ बिजी थी? खैर, तुमने ही लगवाई थी वो पुलिस। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा प्लान, तुमने ही लगवाई थी वो पुलिस। तुम हमारे एनजीओ में काम करती हो, राइट? सॉरी करती थी। और तुम्हें पता है वहाँ तक लाने का रास्ता किसने बुना था? अंशिका ने। उस दिन वो एक डील करने गई थी, रास्ते में हमारा एनजीओ पड़ता, और तभी अंशिका ने वहाँ पे कार रुकी थी। तुम्हें तो याद होगा कि वहाँ एक कार आके रुकी थी, फरारी, बहुत टाइम तक रुकी थी। और पता है उस कार के पीछे पुलिस भी लगी थी। तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने इंस्ट्रक्शन दिया था उन्हें। तो वहाँ से अंशिका तुम्हें देख रही थी, बस देख रही थी, दूर से देख रही थी, मुस्कुरा रही। थोड़ी देर बाद पीछे पुलिस में किसी ने उसके कार पर गोली चलाई, और तब उसको ध्यान आया कि हाँ, अभी हमें भागना है, क्योंकि मीटिंग हम करके आए और हमारे पास जो है वो अगर हाथ लग गया पुलिस के तो जेल जाना तो बनता ही है। तभी अंशिका ने अपनी कार इतनी तेज़ी से भगाई और उसमें 1-2 पुलिस ऑफिसर की जान भी गई। एंड हाँ, अंशिका को पकड़ना इतना आसान नहीं होता,
ये शायद तुम्हें पता नहीं था, शायद अगर तुम आती तो वो पकड़ी जाती, बिकॉज वो तुमसे प्यार जो करती थी। और ये बात मुझे भी पता थी कि वो तुमसे प्यार करती, और इस बात को मैंने कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि एक ऐसे इंसान को अगर किसी से प्यार है, वो इंसान अपनी फ़िक्र छोड़ के सबके लिए करता है। ऐसे इंसान को अगर मेरी बेटी से प्यार है, मैं तो खुशी था। और हाँ, ये जेंडर वेंडर में बिलीव नहीं करता और ना ही करूँगा। मुझे तो इस रिश्ते से कोई तकलीफ़ नहीं थी। मैं तो बोल रहा था कि चाहे मैं लेके जाता हूँ बारात उनके घर, बोल दो, पर ये नहीं बोल रही थी। पर मेरे दिमाग में एक प्लान आया था, तो वो प्लान को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। और उस दिन उसके सामने मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया, खुशी को। पता है, उस दिन वो मुझे एक रूम में लेके चली गई और एक टाइट हग किया और बोला कि आपको ये सब कैसे पता, मैंने तो आपको कभी बताया नहीं। शेख साहब बोलते हैं, शायद तुम भूल गए अंशिका, तुम्हारे हर एक कारनामे पे मेरी कड़ी नज़र रहती है। तब भी अंशिका ने मना कर दिया था कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि एक क्रिमिनल के हाथ में शेख साहब की छोटी बेटी चली जाए। पर अगर शेख साहब ही चाहते थे कि एक ऐसे इंसान के हाथ में जो दिल का बहुत अच्छा है, उसके हाथ में अगर मेरी बेटी चली जाती तो मेरे लिए कुछ कम नहीं, और रहती तो मेरी नज़रों के सामने हर रोज़ तुम्हें देखता, मेरा वो गिल्ट चला जाता कि मैंने तुम्हें उस दिन अकेला नहीं छोड़ा हुआ होता। पर क्या करता, देखो मेरी किस्मत, अगर वहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं आता ना, तो आज मेरी खुशी मेरे आंखों के सामने नहीं होती। खुशी बोलती है, पर अगर उनको पता था कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। तो शेख साहब बोलते हैं, वो तुमसे प्यार करती थी, तुम अंशिका का पहला प्यार हो खुशी, और शायद आखिरी भी। तो एक ही बात बोलूँगा, अब डिसीजन तुम्हारा। तुम आर्या से जाके ये बोलोगी कि मुझे पता चल गया है कि तुम अंशिका हो, क्योंकि अंशिका को ये पता चल गया तो अंशिका शायद खुद को तुम्हारे हाथ में सरेंडर कर देगी और हमेशा के लिए जेल चली जाएगी। या फिर तुम अब शांत रहो और वक्त आने पर अंशिका को बता दो कि तुम जानती हो कि वो अंशिका है, और मेरा प्रॉमिस है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम जानती हो कि वो अंशिका है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में खुशी है, तुम्हारा डिसीजन है। और हाँ, एक बार, बस एक बार खुद को अंशिका की जगह पर रख के देखो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं कि हमारी खुशी का डिसीजन क्या होता है। क्या वो जाके अंशिका से लिपट जाएगी, उसे बता देगी कि मैं जान गई हूँ कि तुम कौन हो, या फिर वो अंशिका को उसका बदला लेने देगी अपने हिसाब से। तो स्टोरी को आगे देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहे मेरे साथ। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर चाहे तो, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ। अलविदा दोस्तों।